Welcome students again to the first chapter of class 10, that is chemical reactions and equations. Okay, so this is basically a kind of the last part of our first chapter. ठीक है, we have covered four parts in the first chapter, in which we have already covered the 90% of our portion of the chemical reactions and equations. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट टू फोर्थ पार्ट हमने क्या क्या पढ़ा. लेट्स डू अ क्विक रिविजन एंड देन विल बी मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड सम क्वेश्चंस. ठीक है, सो देखो हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में स्टार्टिंग ही करी थी कि केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, राइट. देन वी हैव लर्नड अबाउट बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन, means why balancing is important and it is application of which law, right. You should know how to answer these questions. उसके बाद हमने बैलेंसिंग के मेथड पढ़ा, that is hit and trial method, okay, and उसके कुछ questions करें. If you have any problem you can ask me. Next is we had started types of reactions. एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. फाइन. देन वी हैव लर्नड अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वी हैव लर्नड अबाउट displacement reactions, double displacement reactions, right. We have learned about reactivity series. Then moving further we have seen precipitation reactions, neutralization reactions, है ना. उसके बाद हम redox reactions पे आ गए. In redox reactions it's actually a mixture of, or you can say combination of reduction and oxidation reactions. Okay, so इसके examples भी देखे थे, reducing agent क्या होते हैं, oxidizing agent क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली. नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी एवरीडे लाइफ में. एप्लीकेशन कह लो या इट्स अ काइंड ऑफ लाइक जनरलाइज्ड रिएक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कोरोजन, राइट. कोरोजन इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ. तो अच्छा, कोरोजन होता क्या है. इन योर क्लास 8 एंड इन योर जूनियर क्लासेस यू हैव लर्न कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली डिग्रेड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट. तो वाटर कैसे प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, लाइक मॉइस्चर. ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट, राइट. सो कोरोजन मतलब डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स. जैसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक एग्जांपल, आयरन एक मेटल है. आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की क्या जम जाती है, रस्ट जम जाती है. रस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, देखा भी होगा. तो वो जो रस्ट है वो एक्चुअली इट्स अ कोरोडेड बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ कोरोडेड आयरन. आयरन कोरोड हुआ, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट एंड विल बी फॉर्मिंग रस्ट. ठीक है, सो ऐसे ही आयरन के साथ ही और भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं. जैसे हम बात करें, अगर हम सिल्वर की ज्वेलरी खरीदते हैं तो एट फर्स्ट इट्स ग्रेइश एंड वेरी शाइनी, है ना, बहुत शाइनी होती है. बट कुछ समय बाद वो डलनेस, मतलब उसकी शाइनिंग सरफेस में डलनेस दिखाई देने लगती है. नेक्स्ट और क्या दिखाई देता है, कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस सिल्वर पे जाके जमा हो जाता है. तो ऐसा क्यों है, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि उस पर ब्लैक कलर का कुछ पेंट कर रहे हैं कि वो ब्लैक कलर का हो जाए, ऐसा नहीं है, राइट. सो अपने आप कैसे हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक ऑन इट्स ओन. इफ समथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, इफ सम कलर इज चेंजिंग, दैट मीन्स इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स अ केमिकल रिएक्शन. तो वो केमिकल रिएक्शन भी एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल होती है. ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, और चलो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं. कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है. फाइन. सो अभी अगर उसका कलर देखते हैं, फिल्म्स में देखा होगा, कहाँ देखा होगा, टाइटैनिक फिल्म कभी देखी होगी तो एंड ऑफ द टाइटैनिक फिल्म, राइट. और कई सारी फिल्म्स हैं इन ऑफ हॉलीवुड यू हैव सीन, इन विच यू हैव सीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. इट सीम्स लाइक इट इज़ ग्रीन इन कलर, है ना, ग्रीन कलर का दिखता है. एक्चुअली नहीं, ग्रीन कलर का वो नहीं था.
एक्चुअली स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ मेड अप ऑफ कॉपर मेटल, है ना। और कॉपर मेटल मैंने बताया था कि उसको हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। सो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था वो भी रेडिश ब्राउन कलर का था। बिकॉज ऑफ द corrosion, copper metal gets degraded into a green colored compound. We will be learning in the reaction what is that green colored compound. ठीक है, so because of corrosion the whole copper has turned into green color and now the whole Statue of Liberty is covered with that green color compound. So you will say, like one of my students said कि ma'am green color looks better than brown color, reddish brown color. So you have to understand कि corrosion is not not something that is actually changing the color. It's not a paint that will make the walls beautiful, है ना। वो मेटल की सरफेस को ख़राब कर रहे हैं, और अगर वो मेटल की सरफेस को ख़राब कर रहे हैं तो एक्चुअली मेटल को ख़राब कर रहे हैं। corrosion is degradation, right? It's not something to celebrate, it's something to cry about. So जो कॉपर है उसका डिग्रेडेशन होता है तब वो ग्रीन कलर फॉर्म करता है। एंड डिग्रेडेशन का मतलब वो मेटल ने अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी। मेटल की कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स हीट, है ना, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, it has high strength, tensile strength, right? So all these properties will go in vain. So that's why corrosion should be prevented. Prevention of corrosion also we will be learning in the next slide. ठीक है, so देखो iron है, this is not ison, this is iron. आयरन का सिंबल तो पता ही है, Fe होता है, राइट। आयरन है, आयरन में रस्टिंग होती है। रस्टिंग कोई बोलता है हमेशा आयरन की बात करना, ये मत सोचना कि कोरोजन है तो मतलब वो रस्टिंग, रस्टिंग मतलब कोरोजन। रस्टिंग इज कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन, ठीक है। तो देखो आयरन व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड H2O, ओके, सो इट विल बी गिविंग यू hydrated iron oxide that can also be said as Fe2O3 dot XH2O is hydrated ferric oxide, okay, because here the valency of iron will be +3. One second, ठीक है। So this is hydrated ferric oxide. This is called as rust, and generally in our environment red rust is present. So this is basically red rust. देखो कुछ डिफरेंट टाइप्स की रस्ट भी होती हैं, जैसे ब्राउन रस्ट होती है, ब्लैक रस्ट होती है, ओके। सो अगर मैं कहूँ एक ब्राउन कलर की एक ब्राउन रस्ट होती है जिसमें सिर्फ Fe2O3 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कब होता है, जब वाटर का कंटेंट लेस हो। अगर किसी लाइक इन सम एरिया इफ वाटर का कंटेंट लेस है तो ब्राउन रस्ट फॉर्म होगी। और एक ब्लैक रस्ट भी होती है, दैट इज Fe3O4। सो ये तब होती है जब ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस, ठीक है। ब्लैक रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। अच्छा, रेड रस्ट और ब्राउन रस्ट में अंतर क्या होता है, लेट मी टेल यू। देखो जैसे कभी देखा होगा कि पूरी सरफेस अगर आयरन की बनी है, जैसे अगर मेरी ये दिस इज माय वॉच, इफ इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, सो अगर ये वॉच आफ्टर कोरोजन आफ्टर रस्टिंग पूरी तरह रस्ट से कवर हो जाए, लाइक इट जस्ट चेंजेस द होल कलर, तो इट विल बी रेड रस्ट, क्योंकि वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैलता है, ठीक है। बट ब्राउन रस्ट में क्या होता है, कभी कभी ऐसे सरफेस देखे होंगे जैसे अगर ये बोर्ड है और ये आयरन से बना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब रस्टिंग हो जाएगी तो जो ब्राउन रस्ट है वो इस तरह से, लाइक इस रीजन में थोड़ी सी फॉर्म हुई, इस रीजन में फॉर्म हुई, इस रीजन में फॉर्म हुई, ना बीच बीच के रीजन छूट जाते हैं। तो कहीं बीच बीच में रस्ट फॉर्म हो गई, उसकी सरफेस ख़राब होने लगी, कुछ कुछ आयरन का एरिया छूटा हुआ है, तो उसको ब्राउन रस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको ब्राउन रस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पूरा यूनिफॉर्म रस्टिंग हुई है, पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्म रस्टिंग हुई है, तो दैट विल बी रेड रस्ट। दैट्स द एग्जाम्पल बेसिकली, सॉरी, या दैट्स डन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, फाइन।
let's move towards corrosion of copper. Now this will not be called as rusting of copper, like I told you, rusting will only be in the case of iron, ठीक है. So copper की का corrosion जब होता है, so copper it reacts with CO2, oxygen and H2O. क्योंकि CO2 भी हमारे environment में present है, जो green color का compound form होता है उसमें CO2 का भी use होता है, CO2 का भी support है, right? So the formation will be basic copper carbonate. CuCO3 is copper carbonate, that also can be written as cupric carbonate, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्लस में है, cupric carbonate, right? And CuOH2, this is base, ये एक बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है. सो ये ग्रीन कलर का होता है और ये फॉर्म हो जाता है इन करोजन. अब सिल्वर में क्या होता है, तो सिल्वर इज एक्चुअली टार्निशिंग. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हैपेंस. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इज एक्चुअली कॉल्ड एज करोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है. इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड होता क्या है, वो होता है Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड. और ये फॉर्म कैसे होता है, जब सिल्वर H2S से रिएक्ट करता है तो Ag2S का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, राइट. Ag जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो Ag2S का फॉर्मेशन होता है. सो H2S कैसे प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स. हमारे नाउ डेज इन अवर एनवायरनमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, है ना. सो इतनी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई हैं कि पॉल्यूशन होगा, सल्फर कंपाउंड्स निकलेंगे. सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑल्सो अ सल्फर कंपाउंड, इट्स अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट. सो जब ये Ag के साथ रिएक्ट करता है तो टार्निशिंग हो जाती है सिल्वर की. दिस इज अबाउट सम कोरोजन ऑफ सम मेटल्स. नल सी कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कोरोजन का, है ना. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, नॉट ओनली रस्टिंग ऑल्सो कोरोजन किसी भी मेटल का, ठीक है. सो देखो क्या है, पहला पॉइंट ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग. एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज. एंड सॉलिड सब्सटेंसेज क्या, मेटल्स, जो मेटल से बने हुए हैं, ठीक है. तो देखो अगर हम ऑयल या ग्रीस लगा दें, ऑयल और ग्रीस आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. क्या होता है कि ऑयल और ग्रीस पहले तो जनरली जल्दी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, धीमे धीमे करेंगे, लेकिन अगर रिएक्ट करेंगे तो वो सैक्रिफाइस हो जाएंगे, हमारा जो मेटल है वो सेफ रहेगा, ठीक है. सो ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग इज एक्चुअली अ मीन्स टू सैक्रिफाइस द ऑयली लेयर ऑफ द surface of metal but save our metal, save our solid surface. So that is very helpful. Electroplation or you can say electroplating, ठीक है. Electroplating is actually covering iron, right, with some metals like chromium, nickel, right. So ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आयरन का एक ब्लॉक है मेरे पास और अगर मैं मान लो क्रोमियम से इसको कवर कर दूं, लाइक अगर मैं क्रोमियम इसके ऊपर कोट कर दूं, CrS क्रोमियम. सो क्या होगा, अगर अब कोरोजन होगा, अगर मतलब ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा, तो मेरे आयरन के साथ नहीं, पहले उसकी जो लेयर प्रेजेंट है ऊपर उसके साथ रिएक्ट करेगा. लेयर किसकी है, क्रोमियम की. सो क्रोमियम इज़ नॉट अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, होता है रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो क्रोमियम भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एक्चुअली कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन आयरन टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन, एंड इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और भी चीज़ें इन चैप्टर नंबर 2 and 3, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन की. सो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ स्पेशल प्रोसेस और स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर जिंक मेटल की हो रही है ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन, so that will be called as galvanization, ठीक है. See,
coating this iron surface with a thin layer of zinc to prevent the rusting of iron. It will be called as galvanization. नेक्स्ट बात करें एलॉइंग की, तो एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, राइट. क्या होता है ना एलॉइंग करते क्यों हैं? मेन थिंग मतलब मेन इसकी वजह यही है कि हम कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं. अब देखो वही आयरन ले लो, एक सब्सटेंस आयरन का ले लो, एक सब्सटेंस स्टील का ले लो. आयरन को 1 महीने बाद आके देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? रस्टेड, जंग लग जाएगी. लेकिन अगर स्टील को देखोगे तो स्टील वैसे का वैसा ही है ना. स्टील के बर्तन वी वॉश अ लॉट ऑफ टाइम्स, इजंट इट? वी ऑल हैव स्टील के बर्तन इन अवर होम. स्टील के बर्तन कितनी बार धुले जाते हैं? पानी पड़ने से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे इट वोंट गेट रस्टेड. सो इट्स स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन. ठीक है, स्टील कैसे बना है? आयरन से, क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एलॉय की, तो स्टील इज अ एलॉय. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन ऑल्सो. ठीक है, ये कुछ परसेंट में ये एलॉय इस पूरे एलॉय में प्रेजेंट होते हैं स्टील में. सो ये रस्ट नहीं होता, इट वोंट गेट रस्टेड. ठीक है, ये इट विल बी सेविंग लाइक क्रोमियम एंड निकल एंड ऑल द अदर metals elements will be saving iron to get from getting rusted. So these 4 are very important methods of prevention of rusting, and rusting should be prevented. It's very important. Not only rusting, corrosion. कोई भी मेटल का corrosion is very dangerous. देखो हमारे आयरन जनरली हम रस्टिंग को क्यों सबसे ज़्यादा डेंजरस कहते हैं? क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें आयरन से बनी हैं. आयरन इज़ लाइक बहुत हम यूज़ भी करते हैं एंड जल्दी ख़राब होने वाला मेटल भी है बिकॉज रिएक्टिव. तो क्या होता है कि आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. ब्रिजेस में, इंडस्ट्रीज़ लाइक घरों में बनाने में हम आयरन का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब मान लो कि आयरन पूरा रस्ट से फॉर्म हो, मतलब अगर आयरन जाके पूरा रिएक्ट कर गया हमारे ऑक्सीजन और वाटर से और पूरा रस्ट में चेंज हो गया, तो बचा क्या? बस पाउडर बचा. Fe2O3.XH2O विल नथिंग बी अ पाउडर. सॉलिड बन के ख़त्म, टेंसाइल स्ट्रेंथ रही ही नहीं. तो ये क्या करता है? एवरी ईयर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है रस्टिंग की वजह से फॉर ऑल द कंट्रीज़. इस कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोग प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन का. ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं. दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज रैंसिडिटी. यही लिख दिया. तुम लोग जब अपने नोट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छे से बड़ा सा लिखोगे रैंसिडिटी. ठीक है, व्हाट इज रैंसिडिटी? तो देखा है बिस्किट का पैकेट खोलो, एक बिस्किट खाओ और रख दो. 1 घंटे बाद आओ, देखो बिस्किट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रंची नहीं रहेंगे. क्या कहते हैं हिंदी में? सील जाएंगे, है ना. उसको वो दैट degradation of your oily food is actually called as rancidity, which changes the taste and texture of your food, right? Change taste भी हो जाएगा, smell भी हो जाएगी और texture भी change हो जाएगा. So some food items contains oil and fats give bad smell when they get exposed to air for long time. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑयल रिएक्ट नहीं करता, ऑयल रिएक्ट करता है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रैंसिडिटी. ठीक है, ऑयली हमारे सब्सटेंसेस जो होते हैं that gets oxidized. Okay, let's move further. See what is like how to prevent rancidity. Rancidity को prevent कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खाने को बचाने के लिए. अब देखो यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो देखो नाइट्रोजन गैस होती क्या है? नाइट्रोजन गैस होती है N2, है ना. N2 गैस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में. So N2 gas is actually inert in nature. Inert मतलब क्या होता है? Inert मतलब non-reactive. N2 is actually non-reactive. Non-reactive gas. ठीक है, Non-reactive gas ऐसे क्यों है ये? क्योंकि देखो N2 में नाइट्रोजन
3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 नाइट्रोजन से, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, दोनों 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तो सोचो 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए जनरली बॉन्ड्स टूटते ही नहीं है। टूटेंगे नहीं तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि अनरिएक्टिव रह जाएगा। सो फ्लशिंग द फूड आइटम्स विद नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स रैंसिडिटी। कैसे? पैकेट है, लेस का पैकेट में गैस देखते हो, गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक्चुअली हमारे लेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन प्रिवेंट क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी कि बाहर का कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पैकेट के अंदर ना आ पाए। समझ रहे हो? तो बाहर के ऑक्सीजन से हमारे खाने को बचा रहा है, प्लस हमारे खाने के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रहा। तो दैट्स अ वेरी गुड गैस एंड दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन। सो अगर देखो क्या होता है ना कि अगर हम फूड को खुले में रख दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, सो क्या ख़राब हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन प्लस अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि विल बी लर्निंग इन हायर क्लासेस एंड अपकमिंग चैप्टर्स कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, वहीं अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। जैसे कुकिंग को अगर हमें तेज़ करना है, हमें जल्दी कुछ कुक करना है, तो हम गैस की जो नॉब को थोड़ा और हाई कर देते हैं। जितनी जल्दी गैस निकलेगी उतनी ज़्यादा उसका कंबशन होगा, उतना ही ज़्यादा फ्यूल कंबस्ट करेगा एंड हमारी कुकिंग उतनी ही जल्दी होगी। सो इट्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इसलिए टेम्परेचर कम करके रखेंगे तो हमारा फूड सेफ रहेगा। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। देखो प्रिजर्वेटिव्स कुछ होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बेसिकली टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं हमारे खाने के ऊपर। तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं केमिस्ट्री में दैट वी कैन यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लास्ट, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो देखो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेंट के एंटी हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या करेंगे कि दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडेशन से बचाएंगे और खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे। जैसे कुछ केमिकल्स हैं केमिस्ट्री में, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना, वैसे ही होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, वैसे ही होता है सोडियम बेंजोएट। सो वैसे ही होता है सोडियम बेंजोएट, राइट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन सोडियम बेंजोएट। अब ये क्या करते हैं? खुद को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन जो हमारा फूड है उसको बचा लेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, राइट। अब देखो हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, हमने एप्लीकेशंस देख लिए, एप्लीकेशंस ऑफ, और यू कैन से इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन अवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, सो लेट्स डू इट। Then let's do this question. KCl is reacting with AgNO3. These are the reactants, giving AgCl and giving KNO3. ठीक है। So देखो क्या हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। This is an MCQ. Okay, multiple choice question. So अब देखते हैं, यहाँ पे देखो KCl था, यहाँ पे AgCl बना, AgNO3 था, KNO3 बना। क्या हो रहा है? एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। KCl आई कैन राइट इट एज K प्लस Cl माइनस, एंड AgNO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। सो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस AgCl, और AgCl एक्चुअली वाइट कलर का होता है, ये ध्यान रखना, और ये प्रेसिपिटेट बन के निकलता है। सो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन भी है, पर दोनों चीज़ें अगर हों तो वेल एंड गुड। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, लेट्स डू सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन।
So why should a magnesium ribbon be cleaned before it is burned in air? Right, magnesium ribbon, a ribbon, a thread made up of magnesium, ठीक है. So मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले? देखो क्या होता है ना, मैग्नीशियम कोई भी मेटल है उसके आसपास ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती ही है. तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है तो Mg जो है ना वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से MgO पहले से ही बना लेता है, पहले से ही बना हुआ रखता है. तो एक्चुअली जो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम होती है उसमें थोड़ी लेयर जम जाती है वाइट कलर की MgO की, ठीक है. इज द वाइट layer formed on surface of Mg. अब इसी वाइट लेयर को पहले हटाएंगे तभी तो बर्न इजीली होगा, राइट. Mg रिबन, मैग्नीशियम रिबन तभी तो इजीली बर्न होगा. सो टू रिमूव दिस white layer from magnesium ribbon, we actually first clean the magnesium ribbon and then we'll be burning it. After burning also we'll be getting the same thing, but we are just burning, we are just rubbing the magnesium ribbon or cleaning it so that we will be getting pure magnesium again, right. The first question is done. Write the balanced equation for the following chemical reactions. So let's write the balanced reactions. देखो first देखते हैं हाइड्रोजन प्लस, just wait, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है. तो हम लोग डायरेक्टली इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है. ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है क्योंकि कैसे स्टेप्स लिखे जाते हैं. तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, जल्दी से लिखते हैं. राइट. अब देखो यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चल रहा है इजीली कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ एक ही है. तो हमारे पास एक ही कंपाउंड है तो हम उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ यू विल चेक नाउ इट इज बैलेंस्ड एक्चुअली. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट बैलेंस्ड रिएक्शन. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम, सॉरी नेक्स्ट इज दिस barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. Barium chloride plus aluminium sulfate. Let's do it. Barium chloride, because barium की valency 2 plus and Cl की valency -1 plus aluminium sulfate. क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 एंड सल्फेट की वैलेंसी -2, बनेगा क्या BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है. BaSO4 यहाँ पे देखना ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा. So it's a kind of double displacement reaction and precipitate reaction also, ठीक है. देखो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके BaSO4 और AlCl3 बना रहा है. अब ध्यान देना एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर SO4 जैसे रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे SO4 हो या फिर CO3 2- हो या फिर NO3- हो, तो इसको डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो, राइट. अगर हमारे जो रिएक्टेंट है उसमें भी SO4 प्रेजेंट है और हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें भी SO4 प्रेजेंट है, तो हम उसको डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं. जैसे BaSO4 है, इसमें एक सल्फेट है 1 SO4, ठीक है. तो यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा 3, राइट. अब ठीक है ये समझ में आया. अब क्या है कि यहाँ पे 3 लगाने से SO4 तो बैलेंस्ड हो गए, लेकिन 3 जो बेरियम है इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड. तो बेरियम को 3 बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 3BaCl2. ओके, नाउ लेट्स चेक वेदर द बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं. Ba इज बैलेंस्ड, SO4 इज बैलेंस्ड, राइट. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? सो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे 2AlCl3 लगाना ही पड़ेगा, राइट. इतना हुआ. बाकी देखते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन्स. सो देखो यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन.
सब कुछ बैलेंस करने के बाद हमने ये देखा कि क्लोरीन्स भी बैलेंस हो रहे हैं, राइट. सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड. इफ यू विल चेक, तो वी आर गेटिंग एक्चुअली फाइनली 3BaCl2 plus Al2SO4 3BaSO4 plus 2AlCl3. और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको पूरा स्टेप वाइज बैलेंसिंग भी करनी है तो यू कैन डू इट. इस कंपाउंड को लेके पूरा बैलेंसिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो सिंपली ऐसे भी बैलेंस कर लो. ये जो रेडिकल्स है ना SO4, CO3, NO3, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में प्रेजेंट है तो डायरेक्टली इनको बैलेंस किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया. नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो चलो देख लेते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं. देखो Na एक एक Na है, राइट. यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 + 3 हो गए, राइट. सो अब इसको बैलेंस्ड करना है. अब ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको बैलेंस्ड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 2NaOH लगा दूँ, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे? 4. अब इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 2H2O लगा सकती हूँ, राइट. तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन. बचा क्या? एक चीज़ बची, सोडियम. तो सोडियम यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे भी मैंने 2 कर दिया. ओके. सो ओवरऑल इक्वेशन विल बी 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2. जस्ट बिकॉज H2 गैस इवॉल्व हो रही है, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम 2 वी हैव टू ऐड, राइट. एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे O2 में क्या करते थे कि सोडियम लिखा, H2O लिखा, राइट. यहाँ पे क्या किया, क्या बना? NaOH + H2. यहाँ पे सब कुछ बैलेंस था, बस हाइड्रोजन बैलेंस नहीं थे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने 1/2 H2 लिख दिया है ना, तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं प्रोडक्ट साइड में एंड रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन्स हैं. अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरी रिएक्शन को 2 से बैलेंस्ड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा? 2Na + 2H2. मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ? बिकॉज फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉसिबल. ओके, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो देखो बिल्कुल बैलेंस वैसी रिएक्शन आ गई जैसे कि हमने पहले बैलेंस्ड करी थी. फाइन. सो दिस इज अगेन डन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. अच्छा, ये रिएक्शन ये तो ओवर लाइक जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये आई थिंक थर्ड एंड सेकेंड क्वेश्चन इज द मिक्स्ड, the whole of them it's a mixture. ठीक है. Second and third question are the same only. Next देखते हैं, why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? तो ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना. क्या हमने पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्चुअली आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स कॉपर मेटल. ठीक है. सो यही बस चीज़ लिखनी है. एंड कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर का होता है और ये हो जाता है ग्रीन कलर का. ठीक, दैट्स इट. नेक्स्ट बात करते हैं, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. So देखो ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं देखा है वो कल की वीडियो, तो एक बार कल की वीडियो देख लेना, पार्ट नंबर 4. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है वो देख लेते हैं. Na4Na + O2 gives 2Na2O.
तो इसमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड इन सोडियम, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Na getting oxidized, Na is getting oxidized, so actually it is a reducing agent and O2 is our oxidizing agent for the whole life। हमेशा लाइफ में कितनी भी रिएक्शन आ जाए, ऑक्सीजन है अगर, डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। Just wait. Okay, ये एक it's again an MCQ, चलो देखते हैं। Fe2O3 ferric oxide is reacting with aluminium to form aluminium oxide, that is also called as alumina, right? And it would be formation of iron, right? Okay, so the above reaction is an example of what type? Now you have to tell me. Combination, no, right? Basically एक मेटल एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एल्यूमिनियम क्या आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बैलेंसिंग की, राइट, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। सो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, कहाँ देखिए, जब बैलेंसिंग पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने बैलेंस करी थी वो यही रिएक्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है, इट बर्न्स इन एयर O2 के प्रेजेंस में टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको यहीं पे। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, दो हाइड्रोजन्स, ठीक है। सल्फर भी बैलेंस्ड है, ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, राइट। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, राइट, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, राइट। तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ओके। हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस्ड हो गए। अब देखो सल्फर फिर से अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 सल्फर लगा दिए, ओके। अब चलो देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं। 2 ऑक्सीजन्स प्लस 4 ऑक्सीजन, दैट विल बी 6 ऑक्सीजन्स, राइट। 2 + 2 2 O2, 2 2 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब देखो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। हमें कुछ इस तरह करके इवन नंबर लाना होता है, जिससे अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ सो इट विल बी गिविंग मी द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मैंने बस इवन नंबर से पहले H2O को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर देखा कि अच्छा क्या बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं, तो इसको बैलेंस किया। फिर सल्फर अनबैलेंस्ड हो गया था तो उसको भी बैलेंस किया, और जब सब कुछ बैलेंस किया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए। फाइन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सी वाला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, आई थिंक ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, लेट मी सी। या barium chloride when reacts with aluminum sulfate gives BaSO4 and AlCl3. So it's the same reaction only, right? It's just a repeated question. So this question is actually very famous, that's why it is repeated again and again. You are supposed to know how to balance these type of equations, and you are supposed to do it correctly in your exams, okay? So that's done. Now the last question, that is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Sorry, one second. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide
एंड H2 गैस। अब देखो चलो हम डायरेक्टली करते हैं इसको, है ना, डायरेक्टली करते हैं। ये पोटेशियम है, एक पोटेशियम एक पोटेशियम, दो हाइड्रोजन्स, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है। अब 3 हाइड्रोजन है और एक H2 मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिंपली H2 की जगह H2 के आगे 1/2 लिख दूँगी। कैसे? H2 के आगे 1/2 H2, ठीक है। अब लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है H2 का, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2K। ऐसे ही सोडियम में भी देखा था, और कंबशन रिएक्शंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ओके, that's it for the questions, for the different types of questions and for the different types of topics in this chapter. Fine, this is the completion of the chapter first of class 10th. So what we have done in the first chapter, we have seen what are the different types of changes, physical changes and chemical changes, right? Balancing of reaction क्या होती है और क्यों होती है, ये सारी चीज़ें देखी। Types of reactions कौन कौन सी पढ़ी, redox reactions, पीछे से स्टार्ट करते हैं, redox reaction, neutralization, double displacement, decomposition, combination, exothermic reaction, endothermic reaction, बहुत सारे examples भी देख लिए, right? फिर हमने क्या देखा, फिर हमने effects देखे redox reaction के in our daily life और prevent कैसे करते हैं, क्योंकि the effects are actually undesirable, हम desire नहीं करते उन changes को। फिर हमने कुछ questions देखे and now the chapter is completed. Now your duty is to do more and more questions, and if you have any doubt you can ask me in the chat box, in the comment section. Okay, so we'll be meeting next time with a new chapter of class 10. Bye for now. Thank you.